तो चलिए अब हम एक्चुअल थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से शुरू होता है। इसमें अपने पास है फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ और जेरोथ लॉ। फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर है। सेकेंड लॉ जो है वो हीट फ्लो के डायरेक्शन के ऊपर है। जेरोथ लॉ कौन नहीं जानता, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में है। और थर्ड लॉ जो है वो भी एंट्रोपी के बारे में है। तो इनको हम थोड़ा सा ब्रीफली हम डिस्कशन करेंगे और जैसी कोर्स में आगे जाते जाएंगे तो इसके बारे में बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जेरोथ लॉ के बारे में समझते हैं। जेरोथ लॉ मतलब होता है कि अगर कोई दो बॉडी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के साथ में। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, TA इज इक्वल्स टू आपका TB, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो अगर कोई तीसरा बॉडी इनके कांटेक्ट में है तो उसका टेम्परेचर दोनों बॉडी के बराबर होगा, यानी कि TA इक्वल टू TC और TB इक्वल टू TC। दिस इज व्हाट जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज। लेकिन अब इसमें एक बात आपको गौर करनी चाहिए कि बात आ रही है टेम्परेचर की। क्या आपको टेम्परेचर का एग्जैक्ट डेफिनेशन पता है? टेम्परेचर का सबसे इजी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। टेम्परेचर सिंपली गिव्स द आइडिया ऑफ हीट कंटेंट ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी के अंदर कितनी ऊष्मा है, कितना हीट है, उसके बारे में इंडिकेशन जो देता है उसको टेम्परेचर बोलते हैं। अब जैसे बॉलीवुड का एक आध डायलॉग याद होगा आपको, कितनी आग है तेरे अंदर, तो वो आग क्या है? वो आग ही टेम्परेचर है। अब जो ये टेम्परेचर है यही एवरेज काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स के सब्सटेंस में जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उससे भी रिलेट करता है। अब इसमें एक टर्म आता है हमारा एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो जो है वो एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें जो बॉडी की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब कि पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो जीरो हो जाता है। अभी मैं बार बार एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूँ, क्या है आप अगर नहीं जानते हैं तो एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, कोई एक बॉडी है, एक सब्सटेंस है, इसके अंदर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो कि एक टेम्परेचर में, मान लीजिए ब्लैक कलर के अंदर जो डॉट बना रहा हूँ ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब जो ये सब्सटेंस है ये एक आइडियल कंडीशन पे है, इनिशियल कंडीशन पे है, एक इनिशियल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पे है। अब इसमें क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये जो अंदर जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर कॉलिशन होगा और जिसकी वजह से इनका मूवमेंट एरेटिक होने लगेगा। अब एरेटिक मूवमेंट होने लगेगा, एक दूसरे में इन लोग टकराने लगेंगे। किसी एक पार्टिकल का, मान लीजिए इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत हाई होगा और इस पार्टिकल मान लीजिए बहुत लो होगा। तो उससे क्या पता चलेगा कि किसी एक पार्टिकल का हाई हो रहा है, किसी दूसरे का लो हो रहा है, तो फिर हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि ओवरऑल सब्सटेंस का कैसे कितना मतलब एनर्जी में वाइब्रेट हो रहा है। तो इसके लिए ही हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं सारे पार्टिकल्स का मिलाते हुए। यही होता है आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अभी देखिए जो थर्ड लॉ जो हम यहाँ पे सबसे पहले देखे थे, थर्ड लॉ जो है, जो एंट्रोपी इक्वल टू जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जो थर्ड लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए अप्लाई होता है। हाँ, अच्छा, जो जेरोथ लॉ अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या देखा था कि थर्मल इक्विलिब्रियम में बॉडीज है। तो अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए, थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए ये तीनों चीज़ों का इक्विलिब्रियम होना जरूरी है, थर्मल, केमिकल और मैकेनिकल। तो इसको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोला जाता है एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में। अब जैसे हम एंट्रोपी का ही बात कर रहे थे, एक बार एंट्रोपी का मैंने बहुत अच्छा आपको एग्जांपल दिया था एंट्रोपी के बारे में, तो उसी का एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पे भी है। जैसे कि बर्फ़ होता है, बर्फ़ में क्या है, मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब हम लोग मान लीजिए ये बर्फ़ को पिघलाना चालू किए, पानी में कन्वर्ट हो गया,
तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब इनका जो क्लोजली पैक्ड जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। दूर दूर हो जाएंगे तो इनका क्या बढ़ रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है। उसके बाद इसको और हीट कर दीजिए, मान लीजिए ये जो आपका पानी है, इसको और हीट कर दीजिए, और हीट दे दीजिए, तो इससे क्या होगा, ये वाटर वेपर बनने लगेगा। वेपर बनने लग गया मतलब कि जो अंदर जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, इनका मोमेंट और इरेटिक हो गया, मतलब कि रैंडमनेस जो है, रैंडमनेस और इंक्रीज हो गई। तो यह एक एग्जांपल है जिसमें एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होते जा रही है। S1 है, मान लीजिए S2 है या S3 है, तो ये एंट्रोपी जो है इंक्रीज होते जा रही है इसमें। तो यहाँ पे अपन इंट्रोडक्टरी पार्ट कंक्लूड करते हैं। अब इसके बाद में हम लोग जितने भी यूनिट्स पढ़ेंगे वो थर्मोडायनेमिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पार्ट्स हैं।